नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी के इस स्पेशल सेक्शन में आपका स्वागत है। हम ये इकोनॉमिक्स का स्पेशल सेक्शन कर रहे हैं जिसमें हमने टैक्सेशन पढ़ना शुरू किया है। कल वाली क्लास में हमने टैक्सेशन का परिभाषा, उसके प्रकारों की चर्चा कर ली थी, जैसा कि आपको यहाँ पर पीडीएफ में दिख रहा है। उससे आगे हम आज बात करेंगे। हमने कल ही बता दिया था कि जो हमारी अगली हेडिंग होगी वो कर एवं शुल्क में अंतर क्या होता है, इसके बारे में होगी। ठीक है, जैसा कि आप देखते रहते हैं कि कई जगह पर कर लिखा होता है, कई जगह पर शुल्क लिखा रहता है, तो उसमें बेसिक अंतर क्या है ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो कर एवं शुल्क दोनों सरकार द्वारा संग्रहित की जाने वाली अनिवार्य अदायगी है, अतः दोनों की प्रकृति समान है। यद्यपि दोनों में कुछ मूलभूत अंतर भी है। कर की प्राप्ति आय, उत्पाद एवं सेवा की बिक्री पर की जाती है, जबकि शुल्क मात्र वस्तु पर ही लागू होते हैं। कर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों हो सकते हैं, परंतु शुल्क मुख्यतः अप्रत्यक्ष ही होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब मैं आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, आप जानते हैं कि आय पर भी कर लगता है, यानी कि इनकम पर टैक्स लगता है, जिसको इनकम टैक्स बोलते हैं। कारपोरेट टैक्स लगता है, जिसको निगम कर बोलते हैं, तथा कस्टम ड्यूटी भी लगती है। तो यहाँ पर जो इसका मतलब कहने का है कि कर कहाँ पर कहा जाएगा, शुल्क कहाँ पर कहा जाएगा, तो जहाँ पर किसी सेवा की बात होगी। जैसे आप जब जो है किसी सेवा के द्वारा जब कोई टैक्स देते हैं, तब आपको वहाँ पर टैक्स कहा जाएगा। अगर आप इनकम पर टैक्स देते हैं तो उसको टैक्स कहा जाएगा। जब आप किसी उत्पाद की बिक्री पर देते हैं तो उसको टैक्स कहा जाएगा। लेकिन जब किसी वस्तु पर कोई कर लगेगी तो उसको मोस्टली शुल्क कहा जाता है। और जो शुल्क होता है वो हमेशा अप्रत्यक्ष होता है, और कर जो है वो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है। अब प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, इसको हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया था। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और पिछला वाला यानी कि पहला क्लास आप देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हालांकि मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि ऐसा कर जो देने वाले को डायरेक्टली प्रभावित करता है प्रत्यक्ष कर कहलाता है, और ऐसा कर जो देने वाले को डायरेक्टली प्रभावित नहीं करता है वो अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं कि कर एवं शुल्क में जो अंतर है वो स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि उपकर क्या होता है एवं अधिभार क्या होता है। अंग्रेजी में इसको सेस एवं सरचार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो इनकम होता है या जो कंजम्पशन होता है या जो आप सेवा लेते हैं उसके बदले में आप कर देते हैं सरकार को। ठीक है, और उस पैसे से सरकार आपके लिए योजनाएं लेकर के आती है, मूलभूत चीज़ों का काम करती है आपके लिए। तो ये आप कर देते हैं सरकार को, और सरकार उसके बदले में आपके बहुत सारे काम करती है। ठीक है, लेकिन अगर कर के ऊपर भी कोई कर लगा दिया जाए, अगर कर के ऊपर भी कोई कर लगा दिया जाए तो उसको बोलते हैं उपकर एवं अधिभार। ठीक है, तो जब कर के ऊपर कोई कर लगाया जाता है तब वो सेस एवं सरचार्ज कहलाता है। अब इन दोनों का अलग अलग मतलब क्या होता है, इसको हम इस जो है स्टेटमेंट में समझेंगे। ठीक है, कि उपकर क्या होता है और अधिभार क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा, फिर उसके बाद में मैं स्टेटमेंट भी पढ़ दूंगा जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ऐसा उपकर जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है वो उपकर जो है सेस मतलब कर के ऊपर अगर किसी विशेष उद्देश्य से कोई कर लगाया जाता है तो वो उपकर कहलाता है। जैसे अगर आय पर जो आप आय कमाते हैं एक जो है एक फाइनेंशियल ईयर में, उस पर जब कोई आयकर लगता है तो उस पर 3% का शिक्षा उपकर लग जाता है। ये 2017-18 की स्कीम की बात मैं बता रहा हूँ, और 2018-19 के बजट में इसको बढ़ा करके 4% कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा कर जिसके ऊपर
कर के ऊपर कोई कर लगाया जाए और किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाए तब ऐसे कर को उपकर या सेस कहते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे कि जैसे आय कर पर अगर कोई उपकर यानी कि सेस लगाया गया तो उसको नाम दिया गया कि शिक्षा उपकर यानी कि एजुकेशनल सेस, शिक्षा उपकर नाम दिया गया। ठीक है, तो जो सेस में पैसा आएगा उस पैसे को सरकार जिस नाम से उगाही कर रही है केवल उसी सेक्टर में खर्च कर सकती है, इसकी बाध्यता होती है। ठीक है, अब ये जो है 3% के आसपास था 2017-18 और 2018-19 के जो है बजट में, और 2018-19 के बजट में शायद इसको बढ़ा करके 4% कर दिया गया है और इसका नाम जो है शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर कर दिया गया है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर कर दिया गया है। इसका मतलब कि आय कर पर लगने वाला जो 4% का एक्स्ट्रा कर है उससे जो धन आएगा उसका प्रयोग सरकार शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही करेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका उपकर जिसे सेस कहते हैं अंग्रेजी में। अब सरचार्ज क्या होता है या अधिभार क्या होता है? जब किसी कर के ऊपर कोई कर लगा दिया जाए और कोई परिभाषित क्षेत्र में उसका खर्चा ना होना हो तब उसको सरचार्ज या अधिभार कहते हैं। यानी कि उससे जो पैसा आएगा उसको सरकार किसी भी क्षेत्र में जो है खर्च करेगी तो उसको सरचार्ज कहते हैं। ठीक है, तो अब आप इसका जो है सरचार्ज एवं सेस में अंतर समझ गए होंगे। मोस्टली होता क्या है कि सरचार्ज और सेस से जो पैसा आता है केंद्र सरकार उसको राज्यों में बांटने के लिए बाध्यकारी नहीं है, ना ही राज्य कोई क्लेम कर सकता है कि उसको जो है राज्यों में बांटा जाए। हालांकि जो कर की उगाही होती है उसमें राज्य को उसके हिस्से का पैसा मिलता है और वो कितना मिलेगा ये डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो बताता है उसके हिसाब से ही जो है हिस्सा राज्यों को दिया जाता है। तो ये था उपकर एवं अधिभार। अब एक बार पूरा स्टेटमेंट पढ़ देते हैं ताकि आप थोड़ा और क्लियर हो जाएं। ये दोनों कर के ऊपर लागू होने वाले कर हैं। इनकी उगाही किसी निश्चित कर के ऊपर की जाती है। ये ऐसे उपकरण हैं जिनसे केंद्र सरकार अपने राजस्व को बढ़ाती है। उपकर की प्राप्ति हमेशा किसी निश्चित उद्देश्य के लिए होती है, अतः उन्हें निर्धारित कार्य में ही खर्च किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप शिक्षा उपकर, कृषि कल्याण सेस यानी कि कृषि कल्याण उपकर, स्वच्छ भारत उपकर या सेस इत्यादि। बजट 2018-19 के पूर्व शिक्षा उपकर जो कि 3% आयकर पर लिया जाता था, इसका प्रयोग सरकार प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के विकास में करती थी, परंतु बजट 2018-19 में इसे 4% कर इसे स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का नाम दिया, जो कि अभी हमने आपको ऊपर समझाया था। यह 1% की वृद्धि 11,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करेगी, जिसका प्रयोग सरकार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम में करेगी। ठीक है, तो ये जो बात है ये सेस के बारे में है। ठीक है, तो सेस के तहत जो पैसा आएगा वो किसी विशेष स्कीम के लिए ही जाता है और उस स्कीम के नाम पर ही सेस लिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वहीं दूसरी ओर अधिभार के माध्यम से प्राप्त राजस्व को सरकार बिना किसी रोक के किसी भी मद में खर्च कर सकती है। उदाहरण स्वरूप निगम कर पर अधिभार, आय कर पर अधिभार। ठीक है, तो जो ऐसे सरचार्ज हैं जिनको किसी भी मद में सरकार खर्च कर सकती है ये सरचार्ज कहलाते हैं, ये अधिभार कहलाते हैं। हालांकि उपकर एवं अधिभार के रूप में होने वाली प्राप्तियां अनिवार्य रूप से राज्यों में वितरित नहीं होती हैं। ये बात मैंने आपको ऊपर समझा दी है। ठीक है, अब आगे अगली हेडिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग है हमारा एड वैलोरम ड्यूटी और स्पेसिफिक ड्यूटी। ठीक है, तो एड वैलोरम शुल्क और जो है स्पेशल शुल्क क्या है इसको समझ लेते हैं। एड वैलोरम एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है मूल्य के अनुरूप।
ठीक है, मूल्य के अनुरूप। अतः जब शुल्क किसी उत्पाद पर उसके मूल्य के अनुरूप लागू हो तो उसे ही एड वैलोरम ड्यूटी कहेंगे। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार का वस्तु है उस प्रकार का उसी के हिसाब से अगर शुल्क लगाया जाए तो उसको एड वैलोरम ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, वहीं यदि शुल्क की वसूली वजन या आयतन के अनुरूप हो तब इसे स्पेसिफिक ड्यूटी कहेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में जो अंतर है उसको समझ लीजिए, बहुत बारीक सा अंतर है। अंतर ये है कि अगर वस्तु के हिसाब से, ठीक है, वस्तु के मूल्य के अनुरूप, जैसे वस्तु का जितना मूल्य है, मान लीजिए कि आप एक बुक खरीद रहे हैं और इस बुक के मूल्य के हिसाब से, ठीक है, इस बुक के मूल्य के हिसाब से अगर कर लगाया जाए तब इसको एड वैलोरम ड्यूटी बोलते हैं। लेकिन अगर बुक के वजन एवं आयतन के आधार पर लगाया जाए तब इसको स्पेसिफिक ड्यूटी बोलेंगे। देखिए, जो ये टर्म है इनसे सवाल आते हैं, ये स्टेटमेंट में जब आते हैं तो कंफ्यूज करते हैं। इकोनॉमिक्स के शब्द जो हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन शब्दों के बीच में ही कॉन्सेप्ट छुपा हुआ होता है। तो जब तक आप एक एक शब्द का मतलब नहीं जान पाएंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आप जब अखबार पढ़ते होंगे तो जो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है उनकी वो बातें पूरी आपकी समझ में नहीं आती होंगी, क्योंकि उसमें जिन टर्म का इस्तेमाल होता है वो इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल होते हैं, प्रयोग होते हैं, और क्योंकि आप उनके बारे में विस्तृत रूप से नहीं जानते इसलिए वो आपको कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो एड वैलोरम ड्यूटी क्या है कि जब किसी वस्तु के मूल्य पर कर लगे, उसके हिसाब से कर लगे तो उसको एड वैलोरम ड्यूटी बोलेंगे, और जब उसके आयतन एवं वजन के आधार पर कर लगे तब उसको स्पेसिफिक ड्यूटी बोलेंगे। ठीक है, अब आगे जो हेडिंग है वो कर परिहार एवं कर चोरी एवं कर नियोजन के बारे में है। ठीक है, कर परिहार क्या है, कर चोरी क्या है और कर नियोजन क्या है। ठीक है, ये इसमें कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है, कौन सा किया जा सकता है, कौन सा नहीं किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आप जो है आगे पढ़ेंगे इस क्लास में, इतना ही। और चूँकि अगर ये हेडिंग हम लेंगे तो ये काफ़ी लंबा जो है टॉपिक है, इसमें ख़त्म नहीं हो पाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और चूँकि मैं काम अपने घर से कर रहा हूँ तो ये आसानी से नहीं भेजा जा सकता है, तो इसीलिए आपको क्लास छोटी छोटी मिल रही है। और कोई दिक्कत है भी नहीं, आप आराम से पढ़ाई कीजिए, बहुत टाइम है, क्योंकि परीक्षाएं अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई हैं। जब फिर से नोटिफिकेशन आएगा परीक्षा का तो जो है पढ़ाई हम लोग तेज़ कर देंगे और बड़े बड़े वीडियो भी आपको देंगे। तो इसी तरीके से इस चैनल के साथ आप बने रहिए और देखते रहिए ओनली यूपीएससी। अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।